नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम लोग अभी पेपर 1 का सेक्शन है डिस्कस कर रहे हैं, जो उसमें वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और उसके आइडियोलॉजीज हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मार्क्स में अभी हम लोग हैं। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट फॉर्म में है, कथन के फॉर्म में है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। मतलब है कि ये कथन है किसका, मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हर एक को उसके एबिलिटी के अनुसार और उसके वर्क के अनुसार चीज़ें मिलेगी। यह स्टेटमेंट किसका है? ये मार्क्स का है। देखिए, मार्क्स क्या है आपको पता है, ये कम्युनिज्म के फाउंडर माने जाते हैं और इनका मेन मकसद क्या है? इनका मेन मकसद है कि कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करना, यानी कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी इस्टाब्लिश करना। मार्क्स के अनुसार अभी जहाँ वो रह रहे थे वो क्या है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी था। कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, यानी कि इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है। तो मार्क्स और बाकी जो सुपर स्ट्रक्चर है, जैसे कि मीडिया हो गया, पॉलिटी हो गया, सोसाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब के सब सुपर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के एक प्रकार से परछाई हैं। इनका कोई इंडिपेंडेंट कोई इसका रोल होता नहीं है। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा होता है, ऑटोमेटिक जो है वो सुपर स्ट्रक्चर पर भी कब्जा करके रखते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। तो मार्क्स का मानना है कि हमें क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी क्या करना है? इस्टेब्लिश करना है। ना कोई क्लास हो, यानी कि हैव और हैव नॉट ना हो, और स्टेट भी ना हो। तो अभी क्या है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे क्लास भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि हैव और हैव नॉट भी है, और स्टेट भी है, जो कि स्टेट जो है वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि कैपिटलिस्ट के हाथों का कठपुतली है। ये मार्क्स का मानना है। मार्क्स क्या चाहते हैं? कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। तो इसलिए मार्क्स क्या कहते हैं कि वर्कर जो है वो एक प्रकार से क्या करे, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर के आए और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर कब्जा करे। जब बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करेगा तो एक प्रकार से जैसे कब्जा करेगा तो वो सोशलिज्म का फेज आएगा, मतलब कि कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का जो इंटरमीडिएट फेज है उसको मार्क्स कहते हैं कि सोशलिज्म का फेज है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो संपत्ति है उसको आपस में बांटा जाएगा। स्टेट को भी इस प्रकार से प्रोवोक किया जाएगा कि आप इस प्रकार से पॉलिसी नीति बनाइए कि जो जितना भी संपत्ति है वो वर्कर क्लास में आवे। लेकिन यहाँ पर ये बात बोलते हैं मार्क्स की, जो वर्कर के हाथ में जो भी चीज़ आएगा वो उनके अकॉर्डिंग टू एबिलिटी आएगा और उनके अकॉर्डिंग वर्क आएगा। मतलब कि वो जिस प्रकार से वर्क करते हैं, जैसा एबिलिटी है उसी हिसाब से संपत्ति यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर पर उनका पार्ट दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो कथन है मार्क्स सोशलिज्म के दौरान कहते हैं, मतलब कि सोशलिज्म के समय जब इस्टाब्लिश होगा, यानी कि क्लास है, स्टेट है, बस स्टेट पर वर्कर क्लास का कब्जा हो चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर पर वर्कर क्लास का कब्जा हो चुका है, रेवोल्यूशन आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि कम्युनिज्म इस्टाब्लिश करने का फेज स्टार्ट होगा, यानी कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और जो कम्युनिज्म है उसके जो बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज है सोशलिज्म, उस सोशलिज्म में क्लासलेस और स्टेटलेस, क्लास भी है स्टेट भी है। लेकिन अब इसके बाद जो होगा कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होगा, यानी कि सभी को उनके एबिलिटी के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार क्या होगा, चीज़ें मिलेगी। और कम्युनिज्म जब इस्टाब्लिश होगा तो क्लास भी खत्म हो जाएगा, स्टेट भी खत्म होगा, यानी कि हैव और हैव नॉट का दूरी भी खत्म हो जाएगा और स्टेट भी खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है, रूस में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने के बाद वर्कर के हाथों में क्या पावर आया था? क्योंकि आपको पता होगा ना कि मार्क्स क्या कहते हैं कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा तो पावर जो है वर्कर क्लास के हाथ में आ जाएगा। और मार्क्स जो क्या है वो एक प्रकार से प्राइमरी रोल वर्कर को ही देते हैं और किसी संस्था की बात नहीं करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर रूस में क्या हुआ, आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में वर्कर का हाथ नहीं था बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ था। सेकेंडरी रोल में पीजेंट थे, क्योंकि आपको पता होगा कि रूस एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं था बल्कि वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड थे, फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी था। कैपिटलिज्म का शुरुआत ही हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आने के बाद वर्कर के हाथ में पावर नहीं आई, बल्कि ये जो पावर है कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में सिमट कर रह गई, वो और ज़्यादा क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग हो गए। इसका रिजल्ट क्या निकला कि ना क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ, ना स्टेटलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ। इनफैक्ट स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमर्ज हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। एक प्रकार से स्टेट जो है वो डिक्टेटर बन गया, एक प्रकार से निरंकुश बन गया। तो याद रखिएगा कि जब रूस में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था तो वर्कर के हाथ में पावर नहीं आया था। अगला क्वेश्चन, रूस में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया तो आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? क्या रूस में एक प्रकार से कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ? हम पहले बता चुके हैं, नहीं हुआ। क्या वर्कर के हाथ में पावर आया? नहीं हुआ। तो देखिए क्या क्या हुआ कि पावर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में एक प्रकार से सिमट के रह गई, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो गई। वर्कर के हाथ में कुछ नहीं हुआ, वर्कर के हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि वर्कर की जो स्थिति थी वो और ज़्यादा, यानी कि पेजेंट की स्थिति और ज़्यादा खराब हुई।
एक प्रकार से इंटरमीडिएट स्टेज जो है वही एक प्रकार से परमानेंट स्टेज बनकर रह गया। मार्क्स क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में जो सोशलिज्म इस्टाब्लिश होगा वो इंटरमीडिएट स्टेज है, ना कि वो परमानेंट स्टेज है। एक प्रकार से जो सोशलिज्म इस्टाब्लिश होगा वो एक प्रकार से ट्रांजिशन का दौर होगा, जिसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बांटा जाएगा वर्कर क्लास में, ये चीज़ बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रसिया में इंटरमीडिएट जो स्टेज था, यानी कि सोशलिज्म का जो स्टेज था वही परमानेंट स्टेज बनकर रह गया। स्टेट क्या हो गया, और ज़्यादा निरंकुश, और ज़्यादा क्या हो गया, पावरफुल बन गया। स्टेट के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर सिमट कर रह गई, बहुत ज़्यादा स्टेट जो है वो निरंकुश बन गया। कम्युनिज्म इस्टाब्लिश नहीं हुआ, कम्युनिज्म जो है इस्टाब्लिश नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्क्स के अनुसार बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब रिवीजन का क्वेश्चन अब पहले बता चुके हैं। मार्क्स का मानना है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वही बेसिक स्ट्रक्चर है। आप इतिहास उठा करके देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा करके रखता है वही स्टेट पर कब्जा रखता है, वही पावर पर कब्जा करके रखता है, और जो हैव नॉट है उसका शोषण करता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। ये मार्क्स का कहना है। तो मार्क्स के अनुसार जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, मार्क्स स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन, ETC को क्या मानते हैं, एट्सेट्रा। इसको क्या मानते हैं, ये किस स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं, तो वो सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट मानते हैं। वो ये सबको बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रकार से क्या मानते हैं कि एक प्रकार से ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पर ये सुपर स्ट्रक्चर क्या है वो बैठा हुआ है। बेसिक स्ट्रक्चर नींव है और बाकी इस पर जो ये सुपर स्ट्रक्चर का क्या है, एक प्रकार से जो इमारत है वो खड़ा है। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अगर बेस कमज़ोर हुआ तो सुपर स्ट्रक्चर का कोई इंडिपेंडेंट रिलेवेंस नहीं है, ये मार्क्स का मानना है। तो स्टेट, सोसाइटी, फैमिली, पॉलिटिक्स, मीडिया, एजुकेशन, ये सब के सब क्या हैं, सुपर स्ट्रक्चर के जो हैं, और बेसिक स्ट्रक्चर पे ये लोग खड़े हैं। जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर पर कब्जा होगा वर्कर क्लास का, ये सुपर स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक जो है वो वर्कर क्लास के हाथ में चला आएगा। अगला क्वेश्चन, हार्न प्रिंसिपल का कंसेप्ट कौन दिए थे, J.S. मिल। याद होगा कि J.S. मिल ने क्या कहा था, एक प्रकार से लिबर्टी, आखिरकार कौन से लिबर्टी को, कौन सा एक्शन को स्टेट जो है वो कंट्रोल करे। तो इन्होंने एक प्रकार से दो फार्मूला दिया था, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन और अदर रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब इंसान का वैसा एक्शन जो दूसरा को प्रभावित नहीं करता है, वो अकेले में कुछ भी करे, तो इसको उसके कोई भी एक्शन से दूसरा प्रभावित ना हो तो उसको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहते हैं। अदर रिगार्डिंग एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें वो दूसरों को प्रभावित करता है। तो स्टेट क्या है, एक प्रकार से स्टेट एक हार्म प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे, और अदर रिगार्डिंग एक्शन पर क्या करे, स्टेट कंट्रोल करके रखे। तो हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट J.S. मिल ने दिया था। याद होगा कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक प्रकार से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन उसमें भी एक प्रकार से आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि आप देश के खिलाफ नहीं कुछ बोल सकते हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं कि दो कम्युनिटी के बीच में हिंसा डेवलप हो जाए, आप लोगों के द्वारा चुने हुए सरकार को आप क्या कर सकते हैं, अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ये सब के सब क्या है, रिस्ट्रिक्शंस ही तो है ना। तो इसको एक प्रकार से हार्म प्रिंसिपल ही आप कहिए। तो हार्म प्रिंसिपल का कंसेप्ट किसने दिया था, J.S. मिल ने दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, J.S. मिल के टाइम में कौन सा फिलॉसफी जो था वो प्रचलन में था, यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। यूटिलिटेरियन फिलॉसफी मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, जो कि बेंथम ने दिया था। इसका फॉल्सिफिक कैलकुलस मेथड का यूज किया था आपको हैप्पीनेस को क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए, बाय दी बेंथम ने किया था ऐसा। तो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी था J.S. मिल के टाइम में। J.S. मिल को ही कहा जाता है कि पीटर हु डिनाइड हिज मास्टर, मतलब कि एक प्रकार से अपने जो मास्टर थे J.S. मिल थे उससे बहुत ज़्यादा उनके थ्योरी में, फिलॉसफी में उन्होंने क्या किया था, परिवर्तन किया था। तो J.S. मिल के टाइम में कौन सा फिलॉसफी प्रचलन में था, तो याद रखिएगा यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। इसको पीक फिलॉसफी भी कहा जाता है, क्योंकि यूटिलिटेरियन फिलॉसफी एक प्रकार से मेटलिस्टिक फिलॉसफी है, ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा हैप्पीनेस पर ध्यान देने की कोशिश करता है, यानी कि एक प्रकार से मेजॉरिटी को लाभ पहुंचाने की बात करता है, माइनॉरिटी को एक प्रकार से इग्नोर करता है। तो याद रखिएगा J.S. मिल के टाइम में कौन सा फिलॉसफी फेमस था, तो यूटिलिटेरियन फिलॉसफी। ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।